नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार रवीश कुमार। एक ऐसे पत्रकार जिन्हें लोगों का बहुत स्नेह मिला, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर वो ट्रोल भी हुए हैं। पिछले दिनों से वो चर्चा में हैं, जबकि उन्होंने 27 वर्षों से एनडीटीवी के साथ जो अपना संबंध था वो ख़त्म किया, इस्तीफ़ा दिया और 1 महीना लगभग अब उस इस्तीफ़े को हो रहा है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे वो समय ये और जो 27 वर्षों का था और उसके बाद से इस्तीफ़े से अब तक का समय, और कई वो सवाल जो सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, शायद आपकी आलोचनाओं के सवाल भी होंगे और आपकी बात सुनने के लिए भी। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जैसा मैंने कहा, लगभग 1 महीने का समय हो रहा है। पिछले 1 महीने में अब जब आप अपने इस्तीफे के फैसले को देखते हैं, आज की तारीख में आप क्या कहेंगे उस इस्तीफे पर? वो बिल्कुल ही सही समय पर लिया गया सही फैसला था। उस फैसले को लेकर मुझे कोई अफसोस नहीं है। ज़रूर उसके कुछ भावनात्मक पहलू हैं, क्योंकि मैं जब वहाँ काम कर रहा था, बाकी लोग भी वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की यात्राएं तय की। कोई चैनल चलाने के लिए चैनल से चला गया, कोई मैनेजिंग एडिटर नहीं बना तो सुपर मैनेजिंग एडिटर बनने के लिए चैनल से चला गया। लेकिन मैंने तो किसी को ज़्यादा पैसा मिला तो वो चला गया, लेकिन मैं टिका रहा वहाँ पे। और जो काम करने का एक माहौल मुझे मिल रहा था वहाँ पे, उसके लिए तो वो सब चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ें छोड़कर आप वहाँ पर थे। बहुत ही हालांकि 27 साल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छे ही अनुभव हैं, बहुत बुरे अनुभव भी हैं। मगर एक दफ्तर में जब आप काम करते हैं तो कई तरह के रिलेशंस और कई तरह के अनुभव आपके होते हैं। बहुत ख़राब अनुभव भी होते हैं तो लगता है कि ये शायद मेरी जगह नहीं है, लेकिन उसी जगह पे आपकी पूरी ज़िंदगी बन रही होती है। तो मेरे सारे ज़िंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ जो हैं वो डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय की के एनडीटीवी से हैं, से जुड़ा हुआ है। अब तो वो किसी और का एनडीटीवी है। तो मैं ये चाहता था कि मैंने अगर जिसके सामने मैंने ज्वाइन किया था और जिनकी कंपनी में मैं रहा, किसी और की कंपनी में नहीं गया, बहुत सारे अवसरों का लाभ नहीं उठाया, मुझे बहुत पैसा मिल सकता था एनडीटीवी से बाहर जाकर, तो मैं ये चाहता था कि मैं उनके सामने इस्तीफ़ा देकर जाऊं। तो ये खुद से किया गया एक वादा पूरा हो जाए इस दुनिया में तो अच्छा ही है एक तरह से। जिस ढंग से ये बात आई कि एनडीटीवी का एक्विजिशन हुआ अडानी ग्रुप की तरफ से, तो कई लोगों ने ये भी कहा कि समय रहते हुए रॉयज़ की तरफ से क्यों नहीं ध्यान दिया गया कि ऐसी कोई स्थिति हो सकती है। आपने इसको कैसे देखा है? इतना डिटेल तो एक्सेस नहीं है मुझे। बेहतर होगा कि जो डॉक्टर रॉय हैं वही इसके तकनीकी पहलुओं पर बात करें। लेकिन अगर आप पिछले दिनों देखें तो उन्होंने, कंपनी ने बहुत सारे लोन चुकाए, बहुत सारे लोन चुकाए कंपनी एक तरह से। और वो ख़बरें भी आ रही थी कि हर क्वार्टर में मुनाफा हो रहा है, लोन चुकाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे कोई अय्याशी हो रही थी। ये धारणा, इस सवाल के पीछे ये धारणा भी है, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप व्यक्तिगत रूप से देखना चाहते हैं तो आप प्रणय रॉय के जो मीडिया में तस्वीरें, उनके कपड़े देख लीजिए, सेम कपड़े मिलेंगे आपको। और उनकी गाड़ी भी उतनी नहीं बदली है। अब इधर 1-2 साल से तो मैं नहीं जानता हूं, पर मैंने 15-20 साल उन्हें एक ही गाड़ी में चलते देखा है। तो वो भी एक तरह से स्ट्रगल कर रहे थे। और हमारे जो सहयोगी, हम लोग, बहुत सारे लोग कई साल तक बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए भी बिना किसी इंक्रीमेंट की, सैलरी वृद्धि की, इतनी महंगाई में, इतना उनका पूरा जीवन का बेस्ट टाइम चला गया, वो कभी लौट के नहीं आ सकता है। वो सब स्ट्रगल कर रहे थे कि हमें एनडीटीवी को बचाना है। सबको पता था कि बहुत हमला हुआ है इस पे। आप सिर्फ उनके आखिरी पत्र को लेकर नहीं कह सकते कि वो कोई मुनाफा लेकर यहाँ से गए हैं। वो पैसा अब उनके किसी काम का नहीं है। आप देखिए कि क्या हुआ 2014 के बाद, जब मैं मीडिया पर लेकर बोलने लगता हूँ, मुखर हो जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि आप टीवी मत देखिए, गोदी मीडिया का, और बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं, तो मेरे लिए भी इस मीडिया से बाहर करने का दरवाज़ा उस दिन खोल दिया गया था। वो दरवाज़ा दूर से दिखाई दे रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ एक इंडिविजुअल मैं हूँ, उसी के साथ साथ जो कंपनी के प्रोमोटर हैं पुरानी एनडीटीवी के, उनके लिए भी एक दरवाज़ा खोल दिया गया था। उस दरवाजे तक, 2 दरवाजे तक लोग दो लोग अलग अलग नियति और चुनौतियों के साथ करीब पहुंच रहे थे। प्रणय रॉय के खिलाफ बहुत सारे केस लगा दिए गए, उन पर पता नहीं क्या क्या हुआ। जो लोग
उनके सामने खड़े रहते थे। कम से कम मैंने तो नहीं किया उनके साथ। जो उनके सामने सर बोला करते थे, जब छापा पड़ा जानते हुए भी कि ये सब राजनीतिक चीज़ें हैं, वो कवर कर रहे थे अपने चैनलों पे, उन पर हमला कर रहे थे इस तरह से। तो मैंने वो सब काम नहीं किया कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। तो वो दो नियतियाँ साथ साथ चल रही थी। ज़रूर कि मैं खाली हाथ वहाँ से बाहर आया, उनके पास बहुत सारा पैसा है, मगर मैं जितना जानता हूँ कि मैंने राधिका रॉय को रोते हुए भी देखा है। उस एनडीटीवी में एक बिंदी है, जो हम सब जानते हैं कि वो बिंदी उनकी बिंदी है। तो जिस चैनल से इतना लगाव हो, इतना मैं समझता हूँ कि वो बहुत खुश तो नहीं होंगे। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ कि आज वो कितना अकेले महसूस कर रहे होंगे कि जब उनके सामने ये खबर आई तो इस तरह की अफवाहें होने लगी कि बहुत सारे लोग अदानी से मिलने के लिए संपर्क कर रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कितना सच है, अदानी जी ही बता सकते हैं कि डॉक्टर रॉय के चेयरमैन रहते हुए कौन कौन से लोग उनसे मिलना चाहते थे। बता दें तो मैं अदानी जी को 10 नंबर दे सकता हूं कि अगर आप इतने एडिटोरियल फ्रीडम में विश्वास करते हैं तो। मैं नहीं गया, मैंने शेयर नहीं बेचे कि पैसे कमाए। नुकसान हो गया ना, मेरा तो नुकसान हो गया उसमें। अगर मैं भी उसका मौके का फ़ायदा उठाकर उस दाम पे कुछ शेयर बेच देता, हालांकि जिन्होंने बेचा उतना तो मेरे पास शेयर नहीं था, लेकिन जो भी था मुझे कुछ फ़ायदा ही होता, पर नहीं बेचा ना मैंने। इसलिए नहीं बेचा कि डॉक्टर रॉय को कहीं बुरा ना लग जाए कि जिस ट्रांसलेटर को, जिस चिट्ठी छांटने वाले को, जिसने मेरी कंपनी में इतना राइज किया, वो एक मौका आया तो पैसा गिनने लगा। तो दोनों की अलग अलग नियतियां हैं। मैं भी सफ़र कर रहा था और वो मुझसे कहीं ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, लेकिन इस बीच में एक चीज़ हो रही थी। कभी भी डॉक्टर प्रणय रॉय ने मुझे नहीं कहा, हालांकि उन एक कॉरपोरेट में बहुत सारे लोगों के अलग अलग अनुभव होंगे उनके साथ। मेरा जो अनुभव है, मैं झूठ में भी नहीं बोल सकता कि डॉक्टर रॉय ने मुझे ये स्टोरी करने से रोका था। यही बात हुई मुकेश जी की कुछ लोगों, जब करण थापर ने मुझसे पूछा तो मैं रॉ में बोल गया कि हाँ, मुझे भी निशाना बनाने के लिए किया गया है। मैं उसको और तरीके, बात मैंने गलत नहीं की, लेकिन मैं चूंकि शायद मैं गुस्से में बोल रहा था तो लोगों को लगा कि हाँ, मैं यही मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने जो 2 इंटरव्यू बोला उसके बाद एक चीज़ जो मैंने बार बार सोशल मीडिया पे देखी वो ये देखी कि रवीश जी क्या अपने आप को एनडीटीवी ब्रांड से बड़ा समझ रहे हैं कि उनको सिर्फ निशाना बनाने के लिए ये किया गया होगा, जबकि उन्हें जो आज़ादियाँ मिली वो ब्रांड में रहते हुए उस ब्रांड ने दी वो आज़ादियाँ। देखिए, वो अहंकार की तो बात नहीं है ना। एक इंटरव्यू में अगर मैं गुस्से में बोल रहा हूँ तो उससे आप तय नहीं कर सकते कि कोई अहंकार की बात है। मैं क्या समझ रहा हूँ उसका इम्पोर्टेंस, महत्व नहीं है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण कारण होंगे उस कंपनी को ख़रीदने की, अधिग्रहण करने की, अभी तक तो ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि खुद गए हों, बाज़ार में घूम रहे हों कि हमें ये कंपनी बेचनी है, ऐसा तो नहीं आया उन्होंने। तो वो जो फोर्स एक तरह से अधिग्रहण था, उनके पास क्या रास्ता था? उनके पास तो कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आप मुझसे पूछ रहे थे तो मैं अपनी कहानी बताऊंगा ना। डॉक्टर रॉय अपनी कहानी बताएंगे कि उन्हें किस तरह से ईडी में बिठाया गया, किस तरह से केस बनाया गया, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ, और वो आदमी खरीदने आता है जो अखबारों में, रिपोर्ट में, एनालिसिस में मैं देख रहा हूँ कि जिन्हें करीब समझा जाता है सरकार का। और खासकर वो तस्वीर भी है जहाज़ में जिसमें मिस्टर अदानी बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी भी बैठे हुए हैं, तो वो तस्वीर भी काफ़ी है इस तरह की धारणाओं को बनाने के लिए। तो वो बात थी। पर आप मुझसे पूछ रहे थे तो मैं यही बात कह रहा था कि जब वो कह रहे हैं कि सरकार की आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन सरकार हर दिन अच्छा काम करती है, उसकी तारीफ करने का गट्स भी है, तो मैं कहना ये चाह रहा था कि मैंने ये सोचा कि ये मुझे भी एडिटोरियल निर्देश है एक तरह से। जिन्होंने नहीं सोचा, जिन्हें नहीं लगा, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो आप बताएंगे वो अपने, लेकिन मुझे लगा, मुझे लगना भी चाहिए कि मैं कोई ऐसे कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला पत्रकार नहीं हूँ। पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करता था और इस तरह से प्रोग्राम रखा कि आप बहुत गलतियाँ नहीं पकड़ पाए। 8 साल तक आपकी पूरी आईटी सेल बैठी रही, आप नहीं पकड़ पाए, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ किया। सरकार के प्रवक्ता नहीं आते थे, तो मुझे लगा कि वो मुझे भी इशारा है। और फिर जब मैंने देखा कि ये आदमी, तो वो बात कहने के क्रम में ऐसा मैसेज चला गया, पर वो बात पूरी तरह से गलत भी नहीं है। शायद मेरा तरीका गलत था कि अब तो मैं वही बात कह रहा हूँ, तो मैं तो अपनी ही कहानी कहूँगा ना। अब जब आप बाकी उन रिपोर्टरों से पूछेंगे जिन्होंने एनडीटीवी को बचाने के लिए उसके स्ट्रगल में, उन्होंने भी बहुत सारे ऑफर छोड़ दिए और काम किया उन्होंने, तो ये कोई अभी वो कहानी आई नहीं सामने। वो कंपनी अब किसी और की हो गई है, लेकिन सबने उसी जज्बे के साथ जो आघात झेला है पिछले 8 साल में इस कंपनी ने,
उसमें संघर्ष किया है। तो वो ऐसा आ गया कि वो भाव था। आपको लगा कि वो आज़ादी वहाँ पर नहीं होगी और आपने वो ब्रांड छोड़ने का फैसला किया अपने अपने जो जो ढंग से आप बात कहते हैं उसको बरकरार रखने के लिए। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि आपको ये ही भरोसा क्यों था कि आपको वो आज़ादी वहाँ नहीं मिलेगी, जबकि अडानी ग्रुप की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं। बात सिर्फ आज़ादी की नहीं थी, है ना। जो आदमी आ रहा है उसकी पहचान क्या है, उसकी बाजार में साख क्या है। आप कुछ भी हो सकते हैं, प्रणव रॉय के बराबर जो उनकी साख है, जिन्होंने इस टेलीविजन इंडस्ट्री को, इस देश को दिया, बात करने का तरीका सिखाया, वो तो नहीं हो सकते ना। तो बात सिर्फ वो व्यक्ति कौन है, और जो लोग प्रणव रॉय की जगह उन कंपनियों में जगह ले रहे हैं वो क्या हैं। क्या मैं उनसे पत्रकारिता का अब लेक्चर सुनने जाऊंगा? तो अगर ये सवाल बनता है, तब तो फिर लाल बहादुर शास्त्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था कि एक ट्रेन ही तो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी ना। आप रेल मंत्री बनते, इतने ईमानदार हैं, आप रेल मंत्रालय को ठीक करते। फिर डॉक्टर अंबेडकर को भी इस्तीफा नहीं देना होता। तो इस्तीफे का कोई कारण जो होता है, कोई फिक्स्ड कारण नहीं होता है। अलग अलग इस्तीफों की अपनी नैतिक परिस्थितियां होती हैं। जो नैतिक परिस्थितियां मेरे आसपास बन रही थी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के, जो बाहर से कह रहा है कि सरकार की तारीफ, जैसे तारीफ करने के लिए साहस होनी चाहिए, ये हास्यास्पद बात थी। 99% मीडिया तो यही कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग आलोचना कर रहा है, कोई तारीफ नहीं कर रहा है, तो तारीफ करने के लिए आप एनडीटीवी खरीद रहे हैं। ये तो अजीब बात है ना। तो ये सब चीजें साफ हो रही थी। मैं भी अपना समय ले रहा था। लोग कह रहे थे कि देख लेना, छोड़ने से पहले कुछ पैसे मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं, कुछ सेवेरेंस क्लॉज होता है, वो सब देख लेना, तुम कैसे करोगे, घर कैसे चलाओगे। मैंने सबकी बातें सुनी। तो मैं 2-3 महीना रुका हूं। ऐसा नहीं कि मैं एकदम उबल के जाके पहले ही दिन कर दिया, लेकिन वो तय तो हो ही गया था कि मैं नहीं कर सकता इन लोगों के साथ काम। मुझे मालूम नहीं है ये कल को गोदी मीडिया का किसी एंकर को लेकर आ जाएंगे और मुझे पत्रकारिता पे लेक्चर दे रहा होगा। तो आप जब रवि जी आप ये कह रहे हैं कि नैतिकता के नाते एक तरह से आपने ये स्टैंड लिया, उसी समय क्या जो लोग अभी एनडीटीवी में काम कर रहे हैं ये अपने आप में एक रिफ्लेक्शन के तौर पे नहीं देखा जाएगा? हाँ, जो कि ये मेरा व्यक्तिगत फैसला है, वो सब अपनी अपनी परिस्थितियों से सही बताएंगे। पहले तो अडानी जी ही यही बता दें कि कौन कौन उनसे मिलने गया, कौन कौन उनसे नहीं मिलने गया। ये अफवाह वो साफ कर दे तो अच्छा होगा। वो जाने। मुझे अपना फैसला, अपना रास्ता मालूम था। और आप देख लीजिए कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रणव राय को वो चेयरमैन बनाए रखना चाहते हैं। क्या वो रुक गए? नहीं रुके ना। तो क्या ये कोई मैसेज नहीं है? लोग चिट्ठी लेके, उनकी जो लास्ट वाली चिट्ठी जिसमें कुछ भी नहीं है जी। जिस व्यक्ति ने दिलो जान से एक चैनल बनाया हो, उसके आखिरी खत में कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी वो उदासी भरा पत्र है। अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप उनसे नफरत कर सकते हैं। बहुत लोग उनसे नफरत करते हैं, बहुत लोग मुझसे नफरत करते हैं। पर हम दोनों के दरवाजे, हम दोनों के रास्ते मिल गए। एक खाली झोला लेकर जा रहा था। जाने की बात तो किसी और ने कही थी कि फकीर है, झोला लेके चल देंगे, गया कोई और एक पैसे लेकर गए तो ठीक है। लेकिन मैं जानता हूं कि वो पैसा उनके किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं। जितना उन्होंने झेला है इस उम्र में, बहुत झेला है। आपने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है रवीश जी कि आपको कभी नहीं टोका गया। आपने एक जगह ये भी कहा है कि आपने अपने शोज़ खुद तय किए, खुद किए। आपने किसी एडिटोरियल मीटिंग में भी आप कई बार नहीं जाते थे। क्या ऐसा है? हाँ, मैं नहीं जाता था। लेकिन बतौर पत्रकार और बतौर पत्रकारिता के छात्रों की समझ के लिए भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या पत्रकारिता में जो हमारे यहाँ जैसे एक ये होता है कि 2 पेयर ऑफ आइज़ होता है, एक आइडिया होता है, फिर कोई आप उसके साथ डिस्कशन करते हैं और चीज़ें एक डिस्कशन से आगे बढ़ती हैं। क्या रवीश कुमार जी ये कहना चाह रहे हैं कि वो अपने ढंग से ही सिर्फ काम करते थे बिना कंसल्टेशन के? ये गलत बात है। ये उस जवाब में नहीं था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सवाल आपने युवा पत्रकारों के लिए पूछा। मैं सिर्फ एनडीटीवी के भीतर ही नहीं, बाहर के लोगों से भी कंसल्ट करता था। और मेरा जो न्यूज़, मैं अक्सर कहता था रेमन मैग्सेसे के समय कि मेरा लोगों का न्यूज़ रूम है, मेरा न्यूज़ रूम है एनडीटीवी के भीतर। तो मैं कोई आइडिया पास नहीं कराता था, ना कोई मुझसे पूछता था आज तुम क्या करोगे। लेकिन चैनल के भीतर मैं लोगों से अनौपचारिक तौर पे मैं पूछता था, अपनी स्क्रिप्ट दे देता था। कुछ लोगों को मैं अपने सेंटेंसेस दे देता था कि इसकी हिंदी ठीक है कि नहीं, ज़रा सा आप देख लें। बहुत सारे वकीलों को भेज देता था कि इसका मतलब सही है कि नहीं, ज़रा सा आप देख लें। तो बहुत सारे ऐसे लोग
जो एनडीटीवी में नहीं हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, वो भी दिन रात जिस फाइल में मैं काम करता था उसमें एनडीटीवी के बाहर के भी बहुत सारे लोग उसमें जुड़कर उसमें कंट्रीब्यूट करते थे कि ये बात गलत है, ये बात आप जिम्मेदारी से नहीं कह रहे हैं, तो उसको चीज़ों को चेंज करता था। तो वो मेरा जो प्रोग्राम है वो बहुत लोगों के सहयोग से बना हुआ हर प्रोग्राम है, तो उसमें सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा एडिटर, मेरा प्रोड्यूसर, तो उस लेवल पे हम काम करते थे, मगर कोई ये झांकने नहीं आता था कि आज ये क्या कर रहा है। जैसे उसमें उदाहरण दिया था, जो ब्लैक स्क्रीन मैंने किया था, वो प्रोग्राम बिना बताए आप किसी भी चैनल में नहीं कर सकते थे, दुनिया के किसी भी चैनल में आप नहीं कर सकते थे। वो कितना बड़ा स्टेटमेंट था, लेकिन वो काम मैंने एनडीटीवी में किया और अगले दिन भी किसी ने नहीं पूछा। तो मेरा अनुभव इसका अलग है। इसका मतलब नहीं कि सारे अनुभव मेरे वहां अच्छे हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत खराब अनुभव भी हैं जिन्हें सोचकर याद कर मैं बहुत परेशान भी हो जाता हूं कि कभी कह नहीं पाया, क्यों नहीं कह पाया। लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि चिट्ठी लेकर उनके सामने उनका मजाक उड़ाऊं। तो मैंने उस व्यक्ति की इज्जत इसलिए रखी कि आने वाले समय में कोई भी प्रणय रॉय हमेशा किसी पत्रकार में रवीश कुमार की संभावना देखे। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा कि जिससे उन्हें ये बात लग जाए कि मैंने गलती की एक चिट्ठी छांटने वाले को यहाँ तक पहुँचने देकर। लोग क्यों नाराज़ हो गए मुकेश जी, मुझे समझ में नहीं आया जब मैंने कहा कि मुझे भी निशाना बनाया गया। देखिए, दो तरह से निशाना बनाया जाता है ना। बॉबी घोष हिंदुस्तान टाइम्स से रिज़ाइन किए, अजीत अंजुम को रिज़ाइन करना पड़ा, अभिसार को रिज़ाइन करना पड़ा। सिद्दीक कपूर ने तो वो रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी, लेकिन वो 26 महीने जेल में रहा। जुबैर को कि इंडिविजुअल टारगेट किया गया, तो उसमें एक मैंने कह दिया तो बात इतनी बुरी लगी, लेकिन वो प्रोसेस के तहत या संदर्भ के तहत देखें तो बात तो बिल्कुल सही है कि इंडिविजुअल पत्रकार को टारगेट कितने तरीके से किया जा रहा है, तो उसमें ये एक तरीका क्यों नहीं हो सकता है। तो एजम्पशन से लोग भड़क गए और कहने लगे कि आप इंटरव्यू मत दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि जो दर्शकों का एक समाज है वो मुझसे सुनना चाहता है, बार बार सुनना चाहता है, वो झांकना चाहता है कि आखिर हुआ क्या, मतलब। और वो बहुत दुखी है कि ये एक आवाज़ थी, और बीजेपी के भीतर के लोग भी दुखी हैं कि जो लोग बोल रहे थे ये अच्छा नहीं हुआ, तो वो ये बात समझते हैं। तो ये मेरे लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे उनके सपोर्टर ने लिखा, हम आपको पसंद नहीं करते हैं लेकिन आपका बोलते रहना अच्छा था। तो ठीक है। इसमें आप एक छवि की बात करें, अगर एक परसेप्शन की बात रवीश जी करते हैं, परसेप्शन यही है कि रवीश कुमार जी सरकार के खिलाफ मुखर रूप से बोलते चले आए हैं। फिर से मैं बतौर पत्रकार, क्या एक पत्रकार की छवि बैलेंस जर्नलिस्ट की नहीं होनी चाहिए बनिस्बत सिर्फ मुखर विरोधी होने? मेरी सारी आलोचनाएं बैलेंस हैं। अगर आप देखें तो कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहता है ना। और सरकार तो एक ही थी जो केंद्र की सरकार थी। अब उसको बैलेंस करने के लिए मैं भारत के 28 राज्यों में मैं घूमूं और वहां की खबरें करूं, तो ये तो जाती है ना कि एक पत्रकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि हर वो खबर वही कर दे ताकि वो अपने आप को बैलेंस साबित करे। बल्कि ये देखना चाहिए कि जो शो मैंने किया है, क्या मैंने वो बात पत्रकारिता के उसूलों से आगे जाकर की है। जिस तरह से मीडिया गोदी मीडिया में बदला है, टीवी पे रहते हुए अगर मैं नहीं कहता तो कौन कहता। तो मेरे विरोध का स्वर जो था वो सवाल का स्वर था, वो विरोध का नहीं था। मैंने कभी नहीं कहा कि इनको वोट मत दीजिएगा, किसी से नहीं। जब नौकरी सीरीज मैंने की थी तो जो लड़के मुझसे मिलने आए थे उन्होंने कहा कि वो मुझसे नफरत करते हैं और वो प्रधानमंत्री के आजीवन सपोर्टर रहेंगे। मैंने कहा मुझसे फिर क्यों कह रहे हो? मैंने कहा आप ही कर सकते हैं क्योंकि बाकी लोग नहीं कर रहा है। तो जो उस नौकरी सीरीज से जिन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला वो आज भी उन्हीं के सपोर्टर हैं। तो मैं तो उनका काम कर रहा था ना जी। तो ये पत्रकार का काम था। तो नौकरी सीरीज करना नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं है। अगर आप कोरोना में लेकर झूठ बोल रहे हैं और वो बता देना, उनका विरोध नहीं है। ऐसी कोई आवाज मैंने इस तरह से नाजायज तरीके से नहीं उठाई। जब इस देश के किसानों को गोदी मीडिया ने आतंकवादी कह दिया तो उसके खिलाफ बोलने के लिए कौन सा ऐसा तराजू था मेरे पास जो मैं बैलेंस करता? वो तो बात ही गलत थी ना। हमारे देश के किसान आतंकवादी नहीं है। मैं कहां से एक दूसरा बटखरा लाता कि इसमें तौल के बताता कि कुछ किसान आतंकवादी हैं, कुछ किसान आतंकवादी नहीं है। क्या मैं ऐसा कर सकता था? मैं तो नहीं कर सकता था। तो इसलिए लोगों को लग जाता है कि ये कोई विरोधी है, पर ये विरोधी नहीं है। पर विरोध में एक ये तो बात सही है कि आपने वो मुद्दे उठाए, लेकिन
जो लोग ये भी कहते हैं कि आपको इस सरकार का किया हुआ कोई भी काम अच्छा नहीं दिखा। इस सरकार ने जो हजारों करोड़ रुपए के विज्ञापन खर्च किए, वो किस लिए खर्च किए? किस लिए खर्च किए? आज के दिन में अगर आप ये झूठ बोल रहे हैं कि युद्ध रुकवा दिया प्रधानमंत्री ने, और विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह रहा है कि ऐसी बातें मजाक की बातें होती हैं, हम मजाक में भी नहीं कहते, शायद ऐसे कुछ उनके वाक्य थे। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे वो स्टोरी करनी चाहिए या सरकार ने 1 किलोमीटर सड़क बनाई थी वो करनी चाहिए? आप मुझे बता दीजिए। मेरा अपना फैसला है कि ये झूठ बोला गया है, ये पहले करना चाहिए। और जो बड़ी कीमत, जो बड़ा नुकसान हो रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि 500 किलोमीटर सड़क बनाकर, 2 एयरपोर्ट बनाकर, 2 रेलवे स्टेशन अच्छा बनाकर आप पूरी संस्थाओं को तबाह कर दीजिए और कहिए कि सरकार ने ये अच्छा काम किया है। कम से कम मैं इस तरह की पत्रकारिता का समर्थक नहीं हूं। जो बड़े सवाल, और वो सवाल सिर्फ मेरे प्रोग्राम से नहीं उभरे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए। सुप्रीम कोर्ट के भीतर से आवाज आ रही है कि जज बेल नहीं दे रहे नीचे के लोग। सिद्दीक कप्पन को इतने साल, भीमा कोरेगांव केस में क्या हुआ, कितने लोग रहे वहां पे? आज वो वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है आर्सेनल के जांच को लेकर कि स्टैन स्वामी के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जो भी एक मटेरियल प्लांट कर दिया गया, ये बाकी मीडिया क्यों नहीं करता है? तो बाकी तो नहीं कर, बाकी तो तारीफ में ही लगे हुए हैं। तो इतना सारा मीडिया, हजारों करोड़ का विज्ञापन, तो उसमें बताना चाहिए कि उस उतने विज्ञापनों में किस किस चैनल को दिया गया है जो राज्यसभा में पूछा गया, और किस किस चैनल को नहीं दिया गया है। तो इससे भी पता चल जाएगा किस किस अखबार को नहीं दिया गया, किस किस अखबार को कोरोना की रिपोर्टिंग के बाद से ऐड कम हो गया है। वो सब देखिए तो आपको पता चलेगा कि दिन भर तो पूरा मंत्री से लेकर सब पूरा अमला जमला लगा हुआ है। मतलब इतने कातर हो गए हैं कि एक रवीश कुमार के मुंह से आप तारीफ सुनने के लिए बेचैन हैं। तो मेरी आलोचनाओं को तो स्वीकार कर लीजिए। आपने तो मेरे शो में प्रवक्ता नहीं भेजे, मंत्री नहीं भेजे जी। आपने मेरा किया बहिष्कार, और आप मुझसे तारीफ के तलबगार हैं। वाह, शहर में ऐसा कातिल आ जाए तो लोग अपनी हत्या पे गीत गाने लग जाएं कि मेरा भी कत्ल किया जा रहा है, शहर में एक ऐसा कातिल आया है ना? पर जिस तरह से आपकी आवाज़ एक तरह से यही मान के चलें अगर कि सवाल उठाती रही सरकार के खिलाफ, तो क्या रवीश जी किसी ऑपोजिशन पार्टी ने, पॉलिटिकल पार्टी ने आपको कभी रीच आउट किया ये कहते हुए कि आपको राजनीति में आ जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं। दोस्त और इस तरह के शुभ चिंतक जो हैं वो कहते रहते हैं कि राजनीति में आना चाहिए, बहुत सारे लोगों की चाहत है, पर कहते रहते हैं लोग कि आपको आना चाहिए राजनीति में। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं राजनीति में हूँ और लोकसभा में हूँ उनके सामने बोलते हुए, लोकसभा तो कोई नहीं खरीद सकता ना, कि वो भी खरीद लेगा कोई सेठ आके, नहीं, वो तो नहीं खरीद सकता। लेकिन बात यह है कि काम वो करना चाहिए जो आपके सपने में आए। तो मुझे अभी भी मेरे सपने में टीवी आता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे एडिट करना चाहिए, आपका स्टूडियो का रंग कितना सुंदर है, लाइटिंग कितनी अच्छी है। तो ये सब मेरे सपने के हिस्से हैं। जिस दिन ये सपना बदल जाएगा उस दिन मैं बदल जाऊंगा। और अब तो मैं संस्थागत पेशे में नहीं हूं, इस पेशे ने मुझे बाहर कर दिया, तो मुझे पत्रकारिता के पेशे ने बाहर कर दिया है। तभी तो किसी अखबार ने नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ कॉलम लिखिए, वो जो बड़े अखबार होते हैं, किसी चैनल ने नहीं कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। तो सबको पता है कि ये कौन है। किसी चैनल ने नहीं कहा कि किसी चैनल, इतना कमजोर ये देश हो जाएगा। मुझे काम नहीं मिलना हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि इनकी जेब में चाहे जितने भी पैसे हैं, जिगर में दम नहीं है। तो वो अपने नोट गिने। तो मैंने यही कह दिया ना करण थापर के इंटरव्यू में कि जेब में नोट तुम रखो, जिगर में दम हम रखते हैं। अब जो बाहर आया सब दांव पर लगा के, कुछ शेरो शायरी के अंदाज में बात ना कहे, तो फिर किस लिए इस्तीफा दिया है? एक चीज़ और रवीश जी, जब आपने इस्तीफ़ा दिया, और शायद इसकी चर्चा थोड़ी बहुत पिछले दिनों हुई भी है, मैं देख रहा था कि एनडीटीवी की ही पूर्व पत्रकार बरखा दत्त ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हेन मुकेश अंबानी ओन्ड 30% ऑफ एनडीटीवी इट वाज फ्री, एंड व्हेन गौतम अडानी परचेजेस दैट 30% इट्स ऑबिचुअरी टाइम, प्रे हाउ। मुझे लगता है कि देखिए, मैंने एक बात कही थी, है ना, कि मैं खुंदक में कोई बात नहीं कहना चाहता। मैं दोनों बातें कह रहा हूं कि मुझे बहुत शिकायत है, लेकिन मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता कि जो गलत हो और जिससे उनको ठेस पहुंचे। उन्हें शायद चक्कर आया, जो भी हुआ होगा उनको।
मैंने देखा कि कमरे के बगल में डॉक्टर प्रणय रॉय उनके तलवे रगड़ रहे थे उनको ठीक करने के लिए। ये मेरी आंख से देखा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो जब वो मुकेश अंबानी को वो बता सकती हैं कि तब तो वहां पर वो मैनेजिंग एडिटर थी कि क्या होता था, वो क्यों नहीं बताती हैं? दोनों में बहुत अंतर है। अगर नफरत है डॉक्टर प्रणय रॉय से, बहुत स्वागत है। बहुत उनको पता होगा कि बहुत सारे लोग उनको नहीं पसंद करते हैं, और मैं कोई उनका दोस्त नहीं हूं, ये भी बात साफ है ना कि मैं तो खाली हाथ वहां से निकला हूं ना, वहां से मैं उनका मित्र नहीं हूं। लेकिन आप ऑब्जेक्टिवली तो देखेंगे ना उनको। मैंने अपनी आंखों से देखा था उनको, जब चक्कर आ गया तो मैं दूसरे कमरे में ऊँघने की स्थिति में देखा कि कोई ऐसे जोर जोर से बोल रहे हैं, कोई चॉकलेट लेके आ रहा है, कोई चाय लेके आ रहा है, कोई चीनी लेके आ रहा है, और वो तलवा पांव रगड़ रहे हैं। मैंने इस डॉक्टर प्रणय रॉय को देखा है। तो अगर उनसे दो बातें उनके व्यवहार में कोई मुझे लेकर कोई कमी होगी तो मैं नजरअंदाज कर दूंगा। मगर इस तरह से दो लोग उस बोर्ड में नहीं आए थे, डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय की जगह पर इस्तीफा देकर। तो उस एक्विजिशन को जस्टिफाई करने के लिए लोग ऐसे बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 8 साल में मीडिया के स्पेस में कुछ भी नहीं हुआ, सब अच्छा हो रहा था, और ये भी एक अच्छी चीज हो गई है। लेकिन इसका जो मूल प्रश्न है रवीश जी, वो ये कि आखिर तो मुकेश अंबानी भी सरकार के नज़दीकी माने जाते हैं, और गौतम अडानी तो भी। उनका कोई एडिटर नहीं आया था ना न्यूज़ रूम में, उनका कोई आदमी मीटिंग लेने तो नहीं आया था। उन्होंने कभी स्टेटमेंट दिया था कि सरकार की आलोचना करने की का हिम्मत का साहस होना चाहिए? दिया था। उन्होंने कहा था कि हम ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे, अल जजीरा जैसा इंडिया में होना चाहिए? नहीं कहा था ना। तो दोनों में बड़ा अंतर है, वो स्थिति है। मैंने इसलिए कहा कि ये सारी चीजें हैं, बेहतर है वही लोग बताएं जिसके पास इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो उसमें बिना करेक्ट इंफॉर्मेशन के या सभी इंफॉर्मेशन के एक्सेस के आप इस तरह से आप नहीं कह सकते, तो इंटरप्रिटेशन हो सकता है कुछ गलत भी हो जाए। तो बेहतर है कि इसका वही लोग जवाब दें। ठीक है रवीश जी, अब फिलहाल हमें पता है कि आपने एनडीटीवी पे अपना आपने यूट्यूब पे अपना चैनल रोड पे आ गया हूँ, अब क्या करूँ। नहीं, लेकिन रिकॉर्ड नंबर जो है सब्सक्राइबर्स आपसे जुड़े, बहुत कम समय में इतने बड़े सब्सक्राइबर्स जुड़े, क्या यही प्लेटफॉर्म फिलहाल आप रखने वाले हैं? फिलहाल के लिए तो हाँ, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स की ज़रूरत है। मुकेश जी, मुझे कई लोगों ने कहा कि तुम क्यों बोल रहे हो, इंटरव्यू मत दो, चुप रहो, सब कोई अपना अपना देख रहा है। ज़रूर देखता होगा। मेरा अनुभव बहुत अलग है, और मैं ये नए पत्रकारों से कहना चाहता हूँ कि समाज के लिए बोलते रहना। समाज कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा आपको कौन सी मशीन चाहिए, कौन सा कैमरा चाहिए, हम खरीद के देते हैं। लोग चेक लेके खड़े हो गए, लोग कैश लेकर खड़े हो गए, सबसे हाथ जोड़ के वो रोते रहे। हाथ जोड़ के उनसे कहना पड़ा नहीं मत, अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं कर लूँगा। मतलब मुझे वैसे भी छोटी टीम बनानी है, घर के जिस कमरे में रहता हूँ उस कमरे में एक स्टूडियो बनाना, तो मैं कितने लोगों का आना जाना वहाँ कर सकता हूँ। पर समाज ने बहुत सपोर्ट किया है गजब तरीके से, और ये उसका समर्थन था जिसने 3-4 दिनों के भीतर वो 3 मिलियन से ज़्यादा लोग सब्सक्राइबर हो गए एक चैनल में जिसमें कोई वीडियो नहीं था। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि जो मैंने कहा था कि मैंने अपनी पत्रकारिता के दौरान, प्राइम टाइम के दौरान, दर्शकों की एक संस्था बनते देखा था। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो संस्था इतनी मजबूत है कि मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाएगी। और मैं आपको बता नहीं सकता, लोग सरसों का तेल, घी, पैसा, रुपया, लैपटॉप सब लेकर आ रहे हैं कि लो ये तुमको क्या चाहिए। विदेशों से पूछ रहे हैं तुम्हें कौन सा पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, लो। तो ये आम लोगों की ताकत है। तो वो है इस लोकतंत्र में, इतना दम तो है ना कि अभी भी लोग खड़े हैं। भले रौंद दिया जाएगा देश को, कई तरीके से संस्थाएं गिरा दी जाएंगी, मगर ये लोग हैं कि ये कौन लोग हैं जो आकर मुझे इतनी मदद करना चाहते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन मुझे 10 लोगों ने बहुत गंभीरता से कुछ ऑफर ना किया हो। कोई ऐसा दिन नहीं गया है। पुलिस वाले ने भी अलग से गाड़ी रोककर सलामी दी है कि आप करते रहना, डरना नहीं। एयरपोर्ट के जो जवान हैं वो तक कह रहे हैं, सामान चेक करते हुए धीरे से कह रहे हैं कि आप डरना नहीं, आपने बिल्कुल सही किया है। ये आवाजें क्या हैं? इसका मतलब है कि इस लोकतंत्र को जो लोग मुर्दा बनाना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उसमें जान है अभी।
अभी जान है, अभी वो जिंदा है, किसी तरीके से जिंदा है। रवीश जी, आप आए, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातचीत हुई और बहुत खुल के आपने सारी आलोचनाओं का जवाब दिया जो आपके प्रति होती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी।